हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएसटी स्टेनोग्राफर 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में देने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ठीक है, सैलरी क्या होती है, किस किस तरह की जॉब्स होती हैं, स्किल टेस्ट किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है, क्या आप बिगिनर हैं अभी तो क्या इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, किन लोगों को इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं, क्या आपको इसकी तैयारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या आप ऑलरेडी जो सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्या पेपर कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी, फाइनल कट ऑफ कितनी थी। ठीक है, स्टेनोग्राफी अगर आपको सीखनी है तो आप किस तरीके से सीख सकते हैं, स्किल टेस्ट किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फाइनल सिलेक्शन कब तक आपका हो जाएगा, लगभग टाइमलाइन क्या रहेगी, टीयर 1 एग्ज़ाम की, स्किल टेस्ट की, फाइनल रिजल्ट की, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो ये वीडियो फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो आपकी हो सकता है स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारी क्वेरीज आपकी सोल्व हो जाएंगी और फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप जो भी आपके मन में आता है क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं 90% बच्चों के जब कमेंट्स रीड करता हूँ ना इस तरह की वीडियो पे, तो उन सब का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूँ। ठीक है, वही चीज़ें वो कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछते हैं, तो बेटर है पहले पूरी वीडियो देख लो, सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन रह नहीं सकती इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी जो डेट है, मतलब अभी 26 जुलाई को इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप 17 अगस्त तक भर सकते हैं। पहले ये 16 जून को उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला था, उसके अंदर लेट हुआ था, एसएससी ने ऑलरेडी बता दिया था एक अपडेट में। फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाए तो आप 27 और 28 अगस्त में उसे करेक्ट कर पाएंगे। टीयर 1 एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में लगभग होगा। टीयर 1 के बेसिस पे ही मेरिट बनती है, तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रहता है। जिन लोगों की मैथ्स वीक रहती है उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं आती, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सेक्शन ही पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आप प्रेजेंटली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आता है, आप छोड़ के आप इसमें लग जाओ, स्टेनोग्राफी आपको आती नहीं, तो आप बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं आपसे। इसमें दो तरह की जॉब्स होती हैं हमारी, एक ग्रेड सी की जॉब होती है जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 18 से 30 साल, और एक ग्रेड डी की पोस्ट होती है जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 18 से 27 साल। ग्रेड डी की मैक्सिमम वैकेंसीज रहती हैं, ग्रेड सी की थोड़ी कम वैकेंसीज होती हैं। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी, वो अलग मिलेगा आपको ईयर्स में, उसके बारे में हम अभी डिस्कस बात करने वाले हैं। जो क्रूशियल डेट है वो है आपकी 1 अगस्त 2024। अगर मैं इसके अंदर ग्रेड डी की बात करता हूँ तो ये हमारी लेवल 4 की पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे की। और अगर इसकी सैलरी की बात करूँगा अभी फिलहाल मैं एक्स सिटी के अंदर, तो इसके अंदर जो ग्रोस सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 54,000 के आसपास। ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रेड सी की, ठीक है, उसमें लेवल 6 और लेवल 7 दोनों की पोस्ट आती है। इसमें जो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी वो वेरी कर सकती है 70,000 से लेके 92,000 के बीच में। ये ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ, इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि बहुत सारा अमाउंट आपका पीपीएफ में जाता है। आगे बात करते हैं, टोटल वैकेंसी जिस बार 2006 रखी गई है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। पिछले साल हमारे पास 1232 वैकेंसीज थी, जिसमें ग्रेड सी की 87 वैकेंसीज थी और ग्रेड डी की 1145। 2022 के अंदर 389 ग्रेड सी की वैकेंसीज थी, ग्रेड डी की 3571, तो टोटल 3960 वैकेंसीज थी। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। बाकी ये टेंटेटिव वैकेंसी होती है, फाइनल तक इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप जो अभी वैकेंसीज हमने देखी कि 2006 वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आप चले। ठीक है, इसमें लगभग ये मान सकते हैं आप 8% के आसपास ग्रेड सी की वैकेंसीज रहती हैं, तो लगभग ग्रेड सी की हो सकता है कि हमारे पास 150 से 200 के बीच में वैकेंसीज हैं, और बाकी ग्रेड डी के हैं। ये पिछले 2 साल का देखते हुए ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बदलाव हो सकते हैं। पिछले साल वैकेंसी जिसमें कैसी रहती है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी जाती है। जैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट्स आपको ज़्यादातर यहाँ पे दिख जाएंगे। ये पिछले साल की 2023 की वैकेंसीज दिखा रहा हूँ मैं ग्रेड सी की। ऐसी ग्रेड डी की वैकेंसीज होती हैं जिसमें और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईए भी है इसके अंदर, एनआईसी भी है, नारकोटिक्स भी है, टूरिज्म भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी है, तो सारे डिपार्टमेंट में जाने का आपको मौका रहता है। अब आगे बात करते हैं
यहाँ पे हमारे पास जो PWD एस्पिरेंट्स है उसमें कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी अलाउड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी BRO के लिए होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें आप ध्यान रखें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और साथ ही साथ उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी कुछ मांगी जाती है। तो अगर आप अभी तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन के बाद पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी तो उस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस ये एक छोटा सा इनपुट है। तो फटाफट से मैं आपको एग्जाम का पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका देखो फॉर्म भरने के बाद होगा टीयर 1 एग्जामिनेशन, जो अक्टूबर नवंबर में आपका होना है। ठीक है, टीयर 1 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ये 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। डिटेल में भी थोड़ी देर में जाऊंगा। ये क्वालिफाई अगर आप हो गया तो आपका होएगा स्किल टेस्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जनवरी में हो सकता है और आपका फाइनल रिजल्ट जनवरी या फरवरी में ही आ सकता है। ठीक है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। आपको स्किल टेस्ट यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जिन लोगों को स्टेनोग्राफी नहीं आती उनके लिए एग्जाम अभी के हिसाब से बिल्कुल बेकार रहेगा। ठीक है, वो आप तैयारी नहीं कर पाओगे गिवन टाइम के अंदर। या तो आपकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और दिन का 4 से 5 घंटे आप स्टेनोग्राफी के लिए लगा सकें, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर सकें और सीखने की स्पीड भी आपकी अच्छी होगी तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी डिटेल में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, स्किल टेस्ट क्या होता है। फिलहाल हम नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो एज देखी जाएगी आपकी 1 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो स्टैंडर्ड सभी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD एस्पिरेंट्स को 10 साल का, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये अपर एज लिमिट में मिलता है। जो क्रूशियल डेट है फॉर सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, वो है 17 अगस्त 2024। मतलब इस डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट हो जाए तो आप सेफर साइड रहेंगे। ठीक है, OBC कैटेगरी की जो वैलिडिटी होती है जनरली वो 3 साल तक रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें EWS सर्टिफिकेट की तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाता है। तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए। कोशिश करिए अपना सर्टिफिकेट 17/8/2024 से पहले का हो तो आप 100% सिफर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हो तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। जैसे यहाँ पे तो दिखा है कि OBC जो EWS सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप ध्यान दें कि इस डेट से पहले का बनवा लें तो बेस्ट है। तो अपने हिसाब से आप कोशिश करिए कि लास्ट डेट से पहले का आप EWS सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और जो EWS कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मेरी सलाह हमेशा रहती है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस वाला खत्म होता है आप अपना EWS सर्टिफिकेट अप्रैल में ही अप्लाई कर दिया करिए। पूरे साल की जॉब्स के लिए आप सेफ रहते हैं। आगे बात करते हैं, SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट कितने भी साल पुराना हो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th पास माना गया है। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है वो 17 अगस्त 2024 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म भरने की फीस है वो 100 रुपीज़ है। वीमेन कैंडिडेट्स SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो आप 27 और 28 अगस्त को करेक्ट करा सकते हैं। एग्जाम ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब के आपको फॉर्म भरते टाइम 3 सेंटर सेलेक्ट करने, चांसेस नहीं कि उनमें से एक सेंटर पे आपका मतलब एक सिटी में आपका एग्जाम हो जाए। 3 सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी उससे बाहर भी वो भेज सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ शेड्यूल एग्जामिनेशन कैसा होगा टीयर 1 आपका, देखो टीयर 1 एग्जाम की जो डेट है अभी फिक्स नहीं हुई है। आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। एक डेट SSC जल्दी बता देगा। ठीक है, एग्जाम से 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है किस डेट पे आपका एग्जाम है, किस टाइम पे है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जिसमें 50 रीजनिंग के, 50 GK के और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे। तो टोटल आपका जो पेपर हो गया वो 200 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहते हैं और ऑब्वियसली इंग्लिश तो आप इंग्लिश में दोगे, बाकी GK और रीजनिंग का आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, गलत करोगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आपको 200 में से मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो जिससे कि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। जो डिटेल सिलेबस एसएससी ने दे रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जो टीयर 1 की कट ऑफ थी पिछले साल ग्रेड सी की, वो कुछ इस तरीके से थी, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आउट ऑफ 200 मार्क्स 147.45 थी और ग्रेड डी की जो कट ऑफ थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की 131.32 थी। ठीक है,
आपको कट ऑफ से कुछ ज्यादा नंबर लाने होते हैं जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन तक बन पाए। अभी फाइनल मेरिट क्या गई थी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चैप्टर वाइज वेटेज देख लीजिए, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। ऑल्दो इसमें थोड़े चेंजेस इस एग्जाम में हो सकते हैं। ये इंग्लिश की वेटेज है, फिर रीजनिंग की वेटेज है, और फिर हमारे पास जनरल अवेयरनेस के। आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मैं स्ट्रेटेजी अगर वीडियो शेयर करता हूँ तो उसमें और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर टीयर 1 आपको क्वालिफाई हो गया तो उसके लगभग 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलेशन की जाती है। मतलब एक पर्सन की आवाज आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देगी जो 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोल रहा होगा। 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी पोस्ट के लिए और 100 वर्ड पर मिनट ग्रेड सी के लिए। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, आपको उसे शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। या कुछ इस तरीके की लैंग्वेज होगी, साइन से आपको दिखेंगे, जिसे नहीं आती उन्हें, जिसे आती है वो समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। और उसे पढ़ के आपको कंप्यूटर में मटेरियल टाइप करना होगा। जैसे ग्रेड डी के लिए इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हैं तो 50 मिनट, ग्रेड डी के लिए हिंदी में 65 मिनट्स मिलेंगे, ऐसे ग्रेड सी में 40 मिनट्स मिलेंगी इंग्लिश में और 55 मिनट्स मिलेगी हिंदी। अगर आप ये एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो मान लो आपने इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में अभी तो आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं और एग्जाम से सिलेक्शन लेके जॉब पा सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपने सीखी है तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको हिंदी स्टेनोग्राफी सीखने को भी कहा सकता है। गिवन टाइम के अंदर वो आपको सीख के उसका भी टेस्ट देना होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हिंदी में दे रहे हैं आपको इंग्लिश सीखने को कहा जाता है। मुझे कुछ एस्पिरेंट्स ने बताया कि जो लोग हिंदी सीख के जाते हैं, हिंदी में स्टेनोग्राफी क्वालिफाई करते हैं, तो उन्हें डिपार्टमेंट में जाके, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा यूज होती है लैंग्वेज, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी तो सीखनी ही पड़ती है। ठीक है, और कई कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है जिन लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है तो उन्हें कई बार नहीं भी कहा जाता हिंदी स्टेनोग्राफी से। ठीक है, बाकी जो नोटिफिकेशन में उसमें यह है कि आपको दोनों, पहले आपको एग्जाम के लिए तो एक आनी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको दूसरी भी सीखनी होगी। स्टेनोग्राफी के बारे में डिटेल्ड वीडियोस मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ डेमो वीडियोज भी हैं जो हमारे स्टेनोग्राफी के टीचर्स हैं उनकी, तो वो आपको डिटेल में समझा देंगे स्टेनोग्राफी किस तरीके से होती है। ठीक है, और कैसी कैसे दिखती है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन हाँ अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑप्ट करते हैं तो जैसे सीजीएल में भी टाइपिंग आती है, सीएचएसएल में भी, तो आप टाइपिंग सीखते हैं तो आपको आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी ऑप्ट करेंगे तो टाइपिंग भी आपको हिंदी स्टेनोग्राफी में करना पड़ेगा। अलग अलग तरह की स्टेनोग्राफी होती है, पिटमैन, ग्रेग, टी लाइन, और ऐसे ही हिंदी में मानक और ऋषि प्रणाली, तो आप कोई सी भी सीख सकते हैं। ठीक है, आरबी एप्लीकेशन पे जो टीचर्स हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर में वो पिटमैन को सिखाते हैं, और हिंदी में शायद मानक प्रणाली हमारे द्वारा सिखाई जाती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी कैसे दिखती है तो टेक्स्ट इस तरीके से है, तो उसे जब शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं, और ये बहुत कम टाइम में आप लिख पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे हिंदी में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं तो ग्रेड सी की और ग्रेड डी की पिछली बार 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ गई थी फॉर सिलेक्शन वो कुछ इस तरीके से थी। आप यहाँ पे आइडिया लगा लीजिए इस चीज का। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी से तो बहुत कम, जैसे एक्स सर्विसमैन की बहुत कम कट ऑफ होती है, एचएच कैटेगरी की बहुत कम है, वीएच कैटेगरी की, ओएच कैटेगरी के, अदर पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की, एसटी कैटेगरी भी काफी कम कट ऑफ रहती है, एससी कैटेगरी, डब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेड सी में कुछ खाली मिलेंगे आपको बॉक्सेस, क्योंकि इनकी वैकेंसीज नहीं रही थी इसलिए खाली है, और ग्रेड डी की आपको सारी कट ऑफ दिख जाएंगी। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट वाइज, ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बताई है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ वेरी करती है। जैसे ग्रेड सी की मैंने यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 152.63 लिखी है, ये मिनिमम कट ऑफ है। बाकी और डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे तो कट ऑफ ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो वेरी करेगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है आपको, अगर अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट चाहिए। सारे पेपर प्रीवियस ईयर के मॉक फॉर्म में देना चाहो एसएससी के बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में, तो आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है। उनके सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लो पेपर कैसा आता है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं। कंप्लीट स्टेनोग्राफी की तैयारी के लिए आप यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर का कोर्स आरबी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स हटा दो क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके की क्लासेस मिलेंगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड मिलेगा आपको, हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लासेस मिलेंगी। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर अभी बिगिनर हैं, आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, स्टेनोग्राफी भी नहीं आती है आपको, तो इस एग्जाम के पीछे मत जाना, आपका टाइम वेस्ट होगा।
क्योंकि 3 महीने में आप ये सब्जेक्ट भी कवर नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी को भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे डेली का देना पड़ेगा। अगर आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती तब जाके 6 महीने में कुछ उम्मीद बनेगी कि शायद आपका हो जाए। कोई गारंटी नहीं है कि 4 से 5 महीने 6 महीने आप लगातार 4 घंटे पढ़ेंगे तो भी स्टेनोग्राफी में आप जो रिक्वायर्ड स्पीड है वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी अगर अभी से आप स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं। तो अगर बिगिनर है तो आपके लिए दिक्कतें रहेंगी, आप इस एग्जाम के पीछे ना भागे। अगर आप सीजीएल एग्जामिनेशन या सीएचएसएल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अगले साल की स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हैं 2025 के, तो आप बैच से डिटेल में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, सारी स्टेनोग्राफी वगैरह सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, आपकी इंग्लिश सेक्शन अच्छे से कवर है या इंग्लिश रीडिंग जीके अच्छे से कवर है, स्टेनोग्राफी आपको करनी है और आपका मेन टारगेट ही स्टेनोग्राफी है, तो फिर आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कोर्स की नीड है तो कोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। अगर आपको खाली स्टेनोग्राफी सीखनी है तो खाली स्टेनोग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफी और हिंदी स्टेनोग्राफी दोनों की सारी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, इसमें लगभग अगर बेसिक क्लासेस की बात करूं तो आधे घंटे की लगभग 25 से 30 क्लासेस होंगी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में भी और हिंदी स्टेनोग्राफी में भी, आप मान के चलिए लगभग ऐसे। और उसके बाद डिक्टेशंस होती हैं, लगभग 100 के आसपास आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। एक डाउट ग्रुप होता है जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी आप देख लेना, बिगनर हो तो आपके लिए मुश्किलें रहेंगी, तो पहले अपने सलाह मशवरा सभी लोगों से कर लेना तभी जाना। अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स कंपेरेटिवली इजी रहेगा प्रिपेयर करना एज कंपेयर टू स्टेनोग्राफी। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देखिए। बाकी ऑफिसर बैच होता है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, स्टेनोग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो स्टेनोग्राफर का कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, अगले साल स्टेनोग्राफी को टारगेट करेंगे, जो भी अपने हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑफिसर बैच रिकमेंडेड रहता है कि जिससे कि सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हो जाए, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी के कोर्सेज देख सकते हैं। अगर आपको लगता है जरूरत है, पहले आप फ्री क्लासेस हमारी देखिए, आपको समझ आए तो आप कोर्स के साथ जाइए। ठीक है, ऐसे स्टेनोग्राफी की भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें और रिक्वायरमेंट है क्लासेस की, तो पहले डेमो क्लासेस आप देखिए, अगर आपको समझ आता है टीचर से तो आप आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, और बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, यू कैन अवेल फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, जो स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी में देंगे उन्हें इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी, और जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी इंग्लिश में देंगे वो हिंदी सीखनी पड़ेगी आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार ऐसा होता है जिसे इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है उसे कई बार कहा भी नहीं जाता कि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ठीक है, इट कैन वेरी। बाकी आप दोनों तरह की जो हम कोर्सेज है स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है। तो अगर आप बाई चांस आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रहेगा दूसरी लैंग्वेज सीखने का, अगर आपको डिपार्टमेंट कहता है, अगर आपके पास वैलिडिटी है या जो भी है। अगर मैं डीवी की बात करूं तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आपके डीवी में चेक किए जाएंगे। पहले टीयर 1 हुआ, फिर स्किल टेस्ट होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होकर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे अलग अलग डिपार्टमेंट पूछी जाएंगी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं, वो फाइनल रिजल्ट से पहले पूछा जाएगा, तो बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। फॉर्म फिलअप के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे जाना है, वहां पे लॉगिन या रजिस्टर। अगर आपने एसएससी का भी 2024 में कोई फॉर्म नहीं भरा है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म स्टेनोग्राफर का भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके बाकी चीजें आपको पता है। जो सिग्नेचर अपलोड होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो 10 से 20 KB इमेज लेगा, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ की कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन है, उसे ध्यान रख लेना क्योंकि फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं, बाद में गलती मत करना। अच्छा, फॉर्म भरते टाइम एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 12th पास में मांगा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो ये बोर्ड कौन से स्टेट का है ये पूछा जा रहा है। मतलब मान लो आपने सीबीएसई है, आप यूपी से आपने क्या करा, सीबीएसई बोर्ड से पेपर दिए, तो जो सीबीएसई बोर्ड है ना वो कहाँ का है, वो दिल्ली का है। तो यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड आप क्या करेंगे, दिल्ली डिसाइड करेंगे सीबीएसई के लिए। और आपकी स्टेट चाहे कहीं भी हो, आपको जो बोर्ड है वो कहाँ का है यहाँ पे वो पूछा गया है। ठीक है, तभी आपको नेम ऑफ बोर्ड वहां पे नीचे दिखेगा, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। फोटो की गाइडलाइंस और बाकी सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।